हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम युगांतर त्रिपाठी है। इस साल यूपी पीसीएस 2019 में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो प्री मेंस और इंटरव्यू 3 चरण हैं। तो प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों की स्ट्रेटजी अलग ही रहती है क्योंकि नेचर अलग है। प्री हमारा प्राइम फोकस है क्योंकि ये इसमें लाखों लड़के एक साथ बैठते हैं, तो कहीं न कहीं इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव होने की वजह से क्या है कि काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करता है और हमारा नॉलेज बेस इतना है कि नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं। प्री में 150 क्वेश्चन है। मेरिट हमेशा 120 के नंबर के आसपास ही रहती है, तो कहीं न कहीं आपको 90 क्वेश्चन का एक टारगेट पार करना होता है, उसके ऊपर आप जितना जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं पीसीएस प्री के लिए हमें करना चाहिए कि हमको देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस की। क्यों? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मिलके कम से कम 70 क्वेश्चन कवर करते हैं, जहाँ पे आप 60 कर सकते हैं। आगे अभी आपने स्टिल 80 क्वेश्चन का पेपर नहीं देखा हुआ है और आपको 30 क्वेश्चन और करने होते हैं। तो आप बाकी क्वेश्चन को कंपनसेट करने के लिए अदर सब्जेक्ट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप जैसे गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, आप जीएस का मटेरियल है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो 30 क्वेश्चन ईज़िली कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस की। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें अगर हमारा इन्फॉर्मेशन बेस अच्छा है, हमने रेफरेंस किताबें अच्छे से की हैं, तो आप निश्चित तौर पे इन 60 में 55 से 58 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें, जियोग्राफ़ी, तो अभी यूपीएससी में पीसीएस में यूपीएससी का स्तर अभी नहीं पहुंचा है क्वेश्चन का, और यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में जो पीसीएस बेस्ड लोकल किताबें आती हैं, आप उनको फॉलो कीजिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। इस तरह आप अपना 90 से 100 क्वेश्चन का टारगेट ईजिली पार सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि 150 क्वेश्चन का पेपर है। 150 क्वेश्चन के पेपर में हमको कम से कम 125 के आसपास अटेम्प्ट करना चाहिए। 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पूरा 150 क्वेश्चन का सिलेबस कवर हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अटेम्प्ट 126, 127 क्यों हो। क्यों? क्योंकि आपका माइनस मार्किंग 1/3 है। अगर आपने 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके 27 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपके लगभग 9 क्वेश्चन और माइनस मार्किंग में जाएंगे, तो टोटल 36 क्वेश्चन गए, तो आप 93 और 94 क्वेश्चन पे आ जाएंगे और आपके नंबर 123 से 125 के रेंज में बनेंगे कि तो ईज़िली ये एग्ज़ाम का प्री आप 5 से 6 नंबर के मार्जिन से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस जैसे जो सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन बाकी को भी छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको पूरा 150 क्वेश्चन को देखना है और करना है, तभी हम 125 तक अपना अटेम्प्ट पहुंचा पाएंगे। पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या यूपी बेस्ड क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 1-2 से ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन हमें उन्हें भी नहीं छोड़ना है। हाँ, थोड़ा उन्हें लाइट ले सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि छोड़ देना गलत होगा। खुदा न खास्ता अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ ही गए तो कैसे करेंगे 150 क्वेश्चन का अटेम्प्ट पूरा हम। तो इसलिए जो है प्री का 2-3 फोकस बात कि पूरे 150 क्वेश्चन का सिलेबस देखिए, अच्छा नॉलेज बेस बनाइए, अपना तैयारी अच्छी रखिए, कम से कम 125 प्लस अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन हो, और इसमें आपका सहयोग हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में किया गया अच्छा स्कोर और बाकी सब्जेक्ट्स का स्टडी ये ध्यान देगा। तो ये हो गया हमारा प्री का स्ट्रेटजी। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर हैं क्योंकि अब यूपीएससी मॉडल है। तो GS4 एथिक्स हमारा जो है टोटली एथिक्स इंग्लिश मीडियम की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है और अच्छी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, यूपीएससी के पुराने पेपर अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। इसके लिए मैंने लेक्सिकॉन इस्तेमाल किया था और अंसारी सर का जो नोट्स आता है मार्केट में, मैंने उसका इस्तेमाल किया था और यूपीएससी के पुराने पेपर देखे थे। इतने मात्र सोर्स से मेरा एथिक्स का पूरा सिलेबस कवर हो गया। और एथिक्स की लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एथिक्स जो है एक रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे हम रेगुलर पढ़ते हैं। एक बार तैयारी किया, रख लिया, फिर उसको कभी कदा रिवाइज़ किया, फिर एग्ज़ाम में जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम देखते हैं। तो इसलिए एथिक्स पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो एथिक्स में फिर से सोर्स बताता हूँ, लेक्सिकॉन, सुब्बाराव जी की किताब के कुछ सिलेक्टेड हिस्से, अंसारी सर का नोट्स और यूपीएससी के पुराने पेपर, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करते हैं GS 1 की, जो कन्वेक्शनल सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड है। GS 1 में हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है। हिस्ट्री में भी आप यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, जिसमें आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न पे हैं, और कहीं न कहीं अगर नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल का लड़का है तो मॉडर्न पे ही उसका जोर ज़्यादा रहता है। तो मॉडर्न को बहुत अच्छे से देखें, लेकिन एंशिएंट के भी कुछ हिस्से आप ज़रूरी देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पुराने आए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन के जो वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिलेक्टेड 15-20 क्वेश्चन, जैसे दोनों वर्ल्ड वार के रीजन, प्रभाव, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन जो हुआ तो उससे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। शीत युद्ध हो गया, USSR का कोलैप्स हो गया, ये सब जो फेमस क्वेश्चन हैं, पुनर्जागरण के कारण क्या हैं, ये एक अच्छे 20-25 क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए। नाजीवाद, फासीवाद के उदय के कारण, इन सब क्वेश्चंस को कवर कीजिए। ये 20-25 क्वेश्चन में आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा। बाकी आप मॉडर्न पे ध्यान दे सकते हैं। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। और ये जियोग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफ़ी में अगर आपने GC लियोंग और 9, 10, 11, 12 की NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप जियोग्राफ़ी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोसाइटी वाले हिस्से के लिए हमारे पास मार्केट में विज़न का काफ़ी अच्छा नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हम इंडियन सोसाइटी वाली NCERT को भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा जेनेरिक बेस होते हैं, तो अगर आप रेगुलर एक अखबार को फॉलो कर रहे हैं जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो आप देखते हैं कि आपके सोसाइटी के क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं। तो एक बार GS 1 की फिर से बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, इसके लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। नंबर 2, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 1-2 क्वेश्चन हैं उसके लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 से 25 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाइए जो फेमस हैं, जैसा मैंने बताया, आप उसको कीजिए। जियोग्राफी वाले हिस्से के लिए GC लियोंग और 9, 10, 11, 12 की NCERT एकदम सफिशिएंट है। और अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की तो उसकी NCERT और जो विजन के नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, फ़िलहाल अभी जो पेपर का स्तर चल रहा है। इसके बाद हम GS 2 की बात करते हैं। इसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इन दोनों के लिए सिर्फ पॉलिटी एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की एक दूसरी किताब आती है गवर्नेंस इन इंडिया के आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर देख सकते हैं। जैसा आपका जो मॉड्यूल है, सिलेबस दिया है, उस हिस्सों को हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो है आपको कोई भी बुक स्पेसिफिकली देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन आपका तैयार होता जाता है। हम GS 3 की बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चैप्टर, ये जो GS 3 है ये हमारा सबसे डायनेमिक पेपर है। GS 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो टोटली करंट बेस है। तो अगर आप अच्छा करंट अफेयर का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और अगर आप जो है अच्छी मैगज़ीन देख रहे हैं और सही अखबार पढ़ रहे हैं तो GS 3 एक ऐसा है कि जिसके लिए किसी रेफरेंस किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे GS के चारों पेपर हो गए। अब इन GS के चारों पेपरों को इंटीग्रेट करके मैं कुछ बातों को रेखांकित करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है। चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि हमको क्वेश्चन का नेचर समझने की आवश्यकता है कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें कि पिछले साल पेपर में GS 1, GS 2, GS 3 में यूपी के एवरेज 3-3 क्वेश्चन आए हैं। तो यूपी का अभी चूँकि स्टार्टिंग स्तर है इसलिए पता नहीं चल रहा है कि वो क्या पूछेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें यूपी के 20 से 25-30 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी क्या है, टूरिज़्म पॉलिसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी क्या है, इस तरह 3-4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को हम कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो है हम गवर्नमेंट के क्या क्या योजनाएँ हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन इनिशिएटिव को करें। जो गवर्नमेंट की चालू की गई योजनाएं हैं उनको हम ध्यान से देखें। यूपी का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर में जाएँ तो क्वेश्चन बहुत जेनेरिक आएगा। जैसे एग्जांपल की क्वेश्चन उसने दे दिया कि आप जो है
यहाँ के लोक नृत्यों के बारे में बताइए। तो आपके पास एटलीस्ट 4-5 नृत्यों का नाम हो, वो कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बारे में एटलीस्ट 2-2 3-3 लाइनें पता हो, तो आप एक आराम से 150 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो यूपी के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के लिए आप एक 20 से 25 क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए, जिसमें यूपी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, इसके अलावा यूपी में जो नदियां हैं उनके पैटर्न क्या हैं, और यहाँ की जो परियोजनाएं फेमस छोटी बड़ी उनके हो गए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड पॉलिसी है आप वो देख सकते हैं। इनके अलावा और आप यूपी में देखना चाहते हैं तो यूपी हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो यूपी के एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने की बात है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। इतना हिस्सा यूपी के लिए अभी सफिशिएंट है अगर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में जैसा हम देखते हैं कि हिस्ट्री में अब स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड क्वेश्चन कम आ रहे हैं। हिस्ट्री में आप देखेंगे जेनेरिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया कि पाश्चात्य शिक्षा का जो है भारतीय समाज पे क्या असर पड़ा, तो जेनेरिक आंसर है महिलाओं पे प्रभाव पड़ा, दलितों की स्थिति पे प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण आया, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी है, और जो है राष्ट्रवाद का उदय है, हमारी जो राजनीतिक सोच है भारतीयों की अंग्रेज़ों के प्रति है वो बदली है। इन सब चीज़ों ने समाज पे इफेक्ट डाला। तो ये कहीं न कहीं एक जेनेरिक क्वेश्चन में आता है, कोई इवेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको ये देखने का आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स के बारे में डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर जीएस का पेपर है आपका। जीएस 2 जीएस 3 को मैं मिला के कहना चाहता हूँ कि ये आपका सबसे डायनेमिक पेपर है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप विज़न की मैगज़ीन को फॉलो कीजिए। विज़न की मैगज़ीन अभी यूपी पीसीएस का जो स्तर है, विज़न की मैगज़ीन में पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन अलग हैं। आप 12 महीने की मैगज़ीन को अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई टॉपिक आपके सामने से एक बार ज़रूर गुजरेगा। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें तो एट इस 12 महीने में बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, IORA हो गया, UN हो गया, ये सभी बॉडीज़ कभी न कभी आपके सामने से गुजरेंगी। आप पेपर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं क्वेश्चन बिम्स्टेक से जुड़ा होगा, कुछ नहीं तो वो यही पूछ लेंगे कि बिम्स्टेक को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या इससे सार्क जो एक दक्षिण भारत की क्षेत्रीय अखंडता को दिखाता है क्या वो प्रभावित हो रही है। तो आप इजीली जो है आप अगर विज़न की मैगज़ीन पढ़ के आए हैं तो बिम्स्टेक वाले आप उस पेज पे ज़रूर देखेंगे कि बिम्स्टेक को ज़्यादा ध्यान देने से क्या नुकसान हो सकते हैं, बस उसको वहाँ से उठा के आप आंसर में यूज कर सकते हैं। तो आप GS 2 GS 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो विज़न की मैगज़ीन को बना सकते हैं, क्योंकि वो मैगज़ीन थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है और ये आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो GS 2 GS 3 के लिए आप कुछ रेफरेंस किताबों के साथ विज़न की मैगज़ीन को ध्यान दें, क्योंकि विज़न की मैगज़ीन प्री के लिए तो थोड़ा नहीं लेकिन मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी है। GS 4 मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये मेरी GS की स्ट्रेटजी रही। ओवरऑल मैं बुक्स के बारे में बता देता हूँ, चूँकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ रखी हैं। तो जो है अगर आप नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। जियोग्राफी के लिए रेफरेंस किताब सफिशिएंट है। सोसाइटी के लिए NCERT पढ़ लीजिए, साथ में एक अच्छे पेपर को फॉलो कीजिए। विज़न या किसी अच्छी कोचिंग के मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। GS 2 के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप विज़न की मैगजीन से उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आपके आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। GS 3 की बात करें तो GS 3 में इकोनॉमी में एक अच्छी समझ के लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो CBSE बोर्ड की जो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब आती है आप वो मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है। मुझे खुद थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हुआ तो मैंने यही किया था। इसके अलावा जो है आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बुक लेके कि भारत के क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, उनके बारे में देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ का हिस्सा हो गया। तो ये सब मेरे सोर्सेज थे। GS 4 फिर से बता देता हूँ, आप लेक्सिकॉन, सुब्बा राव की किताब के कुछ सिलेक्टेड हिस्से, UPSC के पुराने पेपर और लुकमान IAS कोचिंग के मॉडल पेपर्स को आप देख सकते हैं। कोचिंग में मॉडल पेपर में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये GS 4 के पूरे GS के मेरे सोर्सेज रहे। अब मैं अपने ऑप्शनल की बात करता हूँ। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि इसमें पेपर 2 है। पहले पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री है।
सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा जो सोर्स था वो उपिंदर सिंह, एक बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, वो काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन वो नॉन यूपीएससी पैटर्न की बुक है, तो उसको पढ़ते समय सिर्फ एक ध्यान रखना पड़ता है कि सिलेबस को सामने रखना पड़ता है। इसके अलावा जो मेरी दूसरी महत्वपूर्ण किताब रही डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की किताब है। ये किताब इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में आती है, लेकिन जानकारी के लिए और ख़ास तौर पे यूपी पीसीएस और चाहे यूपीएससी हो, दोनों के लिए आप देखेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आए हो 99% केसेस में आंसर इस बुक में मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात यह है कि किताब हिंदी में ही आती है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं खुद बाइलिंगुअल हूँ, हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने के.सी. श्रीवास्तव किताब को बहुत डीपली फॉलो किया था, और निश्चित तौर पर किताब आपको फ़ायदा देगी। इसके बाद मिडवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिडवल हिस्ट्री का भी कुछ केस ऐसा है। मिडवल हिस्ट्री में मैंने एल.पी. शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, उनकी किताब को फॉलो किया था। ये भी किताब इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में आती है, लेकिन मिडवल हिस्ट्री की किताब ये काफ़ी अच्छी है। पुरानी किताबें आर.एस. शर्मा हो चाहे सतीश चंद्रा हो, एंशिएंट और मिडवल की, ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा समय से ट्रेंड में थी, लेकिन कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से प्री में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो इन दोनों किताबों में इन इन्फॉर्मेशंस का लैग है, और जो दोनों किताबें मैंने बताई हैं वो इन इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से काफ़ी रिच हैं। दोनों की किताबें एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस में ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर करती हैं, लेकिन वो हिस्से भी उन दोनों किताबों में बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो मिडवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा की जगह पे एल.पी. शर्मा की किताब मध्यकालीन भारत को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मध्यकालीन भारत में सोसाइटी वाला हिस्सा पढ़ना है तो वहाँ पे आप आराम से इग्नू के मटेरियल को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में इग्नू के मटेरियल सोसाइटी वाले हिस्से, चाहे एग्रीकल्चर की स्थिति हो, महिलाओं की स्थिति हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में हमारे 2 पोर्शन हैं, सेक्शन ए मॉडर्न हिस्ट्री, सेक्शन बी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सेक्शन ए अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम एक अच्छी किताब है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशंस को याद रखना मुश्किल है। पेपर में क्वेश्चन इवेंट बेस्ड कम और जेनरिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं मेंस के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप किताब है प्लासी टू पार्टीशन बाई शेखर बंदोपाध्याय। बहुत ही अच्छी किताब है, शानदार किताब है, और मैंने खुद पढ़ने के बाद अनुभव किया और इस किताब से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहा। इवन मेरी हिस्ट्री में जितनी भी किताबें उसमें सबसे फेवरेट किताब खुद जो है शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन है। बहुत अच्छी किताब है, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, राष्ट्रवाद हो, प्रेस का उदय हो, मध्यम वर्ग का उदय हो, हर तरह के जेनरिक क्वेश्चन को ये कवर करता है। तो आप सिर्फ 2 किताबें स्पेक्ट्रम और शेखर बंदोपाध्याय फॉलो कीजिए, ये एग्ज़ाम को टोटली कवर करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मन लोए किताब आती है। नॉर्मन लोए एक बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि वो एक विदेशी किताब है, तो कहीं न कहीं वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई है। तो आपको उसको पढ़ना होगा, उसमें अपने निशान लगाने होंगे, या जो भी आपका तरीका है कागज़ में लिखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन टॉपिक अगर आपने उसमें ढूंढ लिया है तो पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, आपके आंसर भी बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन बस उसकी किताब को पढ़ते समय सिलेबस सामने रखना पड़ता है। लेकिन एक दूसरी किताब आती है जैन एंड माथुर। जैन एंड माथुर टोटली यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जैसे जैसे यूपीएससी का सिलेबस बढ़ता है ये किताब उसी क्रम में लिखी गई है। चीज़ों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये किताब अवेलेबल है। और आप इसमें देखेंगे कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसका क्या राजनीतिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, उन सामाजिक कारणों के भी क्लासिफिकेशंस में कितने कारण हैं। तो इवन आपने किताब एक बार भी अच्छे से देखा है तो जो उनके हेडिंग्स हैं अगर आपको वो भी याद है तो आप इजीली उनको लिखेंगे तो आपके पास 250 वर्ड्स का एक अच्छा आंसर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ।
एंशिएंट हिस्ट्री के लिए डॉक्टर केसी श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की किताब प्राचीन भारत बहुत ही अच्छी किताब है, हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो ये किताब बहुत ही अच्छी है, यूपीएससी के लिए भी अच्छी है। इसके साथ उपिंदर सिंह एक दूसरी किताब आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। मिडवल के लिए, मिडवल हिस्ट्री के लिए आप एलपी शर्मा किताब को फॉलो कीजिए, इसको इग्नू के मटेरियल से सप्लीमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और शेखर बंदोपाध्याय का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जैन एन माथुर अपनी पर्सनल समझ के लिए, ताकि सारे इवेंट्स हमें पता हों, एक क्रम में सिलेबस चले हमारा और पॉइंट्स की भरमार है तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। सप्लीमेंट आप नॉर्मल लोए से कर सकते हैं। प्राइम बुक जैन एन माथुर रखिए। तो ये हमारी हिस्ट्री की एक बुक लिस्ट हो गई। अब हिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि पेपर के पैटर्न की। तो यहाँ पे भी यही है कि चूँकि ऑप्शनल का पेपर है तो आपको इवेंट भी मिलेगा, आपको किसी विचारक का स्टेटमेंट या किसी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट मिलेगा, उसे इलेबोरेट करने को कहा जाएगा, या फिर जेनेरिक क्वेश्चन के मॉड्यूल आपको कम मिलेंगे जैसा कि जीएस में दिखता है। तो चूँकि ऑप्शनल है तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, किताबों को ध्यान से पढ़िए। जैसे मैंने बताया शेखर बंदोपाध्याय खुद एक एनालिटिकल किताब है, नॉर्मल लॉ एक अच्छी किताब है। तो आप हर इवेंट के अच्छे पॉइंट्स बनाने की कोशिश कीजिए और पुराने पेपर्स जो पिछले सालों के हैं उन्हें बहुत ईमानदारी से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री का जो एक लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर हमेशा रिपीट होता है, 60 से 70% पेपर आप हमेशा पुराने क्वेश्चन से पकड़ लेंगे, बस लैंग्वेज बदली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। किताबें उतनी हैं, हर ऑप्शनल में 5 से 6 किताबें हैं, तो यहाँ पे 5 से 6 किताबें हैं। नंबर 2, प्री का हिस्सा होने के कारण जो है ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, तो आपका 70 से 80% हिस्ट्री पहले से ही तैयार होता है। मेंस में बस थोड़ा सा आपको इनपुट और देने की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा जो है ऑप्शनल का बुक लिस्ट और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था ये है। तो हमने जीएस की बात कर ली, हमने जो है बात कर ली ऑप्शनल की, अपने बात कर ली। इसके बाद एसे की बात करते हैं। चूँकि यूपीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा पेपर फॉलो करते हैं। अगर आप अच्छा पेपर फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे और उसको आप अच्छे से समराइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको जो है कम शब्दों में लिखने की अगर क्षमता रखते हैं तो कहीं न कहीं आपका एसे प्रतिदिन तैयार हो रहा है। एसे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप 10 से 12 दिन लगे प्रैक्टिस किया, ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, आपको करते रहना पड़ेगा। चीज़ों को पढ़िए, लिखिए, लिखते रहेंगे। इवन आप अपना ऑप्शनल भी लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपना एसे इम्प्रूव कर रहे हैं। बस एसे के लिए थोड़ा सब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको डाइवर्स मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता है। 1-2 किताबें आप फिलॉसफी के ऊपर पढ़िए, 1-2 किताबें रिलीजन के ऊपर पढ़िए, कुछ पॉलिटिक्स बेस्ड किताबें पढ़िए, कुछ सोसाइटी बेस्ड किताबें पढ़िए। तो आप अपना खुद का जो एक लेवल है उसको बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो एक उसकी इनिशियल जानकारी आपके पास हो जिसे आप लिख सकें। तो एसे के लिए स्टडी कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे अमर सेन की आर्गुमेंटेटिव इंडियन पढ़ सकते हैं आप, उनकी और 2-3 किताबें हैं, वो किताबें बहुत अच्छा सोसाइटी के बारे में बताती हैं, उसके इकोनॉमी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। आप रिलीजन बेस्ड 2-3 किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एसे में आपको सप्लीमेंट करता है। पीसीएस की बात करें तो वहाँ पे अभी एसे का लेवल यूपीएससी के बराबर नहीं है। वहाँ पे जो पुराने साल के पेपर हैं आप उन्हें देख के जज कर सकते हैं कि यहाँ का एसे का अभी सब्जेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन कितना है। यूपीएससी थोड़ा नॉन एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए निश्चित तौर पे एसे लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वर्ड लिमिट भी 1200 है, तो किसी सब्जेक्ट को टॉपिक को 1200 वर्ड तक खींचना मुश्किल होता है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आप इस चीज़ को ईज़िली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए निश्चित तौर पर आप एसे की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए आप उनके पेपर्स को देखिए, तब आप उसके बाद तैयारी एसे की अलग से स्टार्ट कीजिए। हिंदी के पेपर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के पेपर के लिए आपके पास अगर हरदेव बाहरी है या पृथ्वी नारायण पांडे किताब है, पीएन पांडे, नालंदा पब्लिकेशन, ये दोनों किताबें सफिशिएंट हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन का हिंदी का 10 साल का मेंस का पेपर ले लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर जो है कुछ मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, ये सब रिपीट होते हैं, तो आप ईज़िली देख सकते हैं। और लेकिन हिंदी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? हिंदी उत्तर प्रदेश की प्राइम लैंग्वेज है और हिंदी का पेपर में काफ़ी बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होती है। तो पाई मात्रा की गलतियां ना हो, साफ़ सुथरा लिखा हो,
व्याख्या लिखनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेज के बस सेंटेंसेस को थोड़ा बदल के लिख दिया। व्याख्या मतलब सही में उसकी व्याख्या लिखनी है, पैसेज को डिट्टो उतारना नहीं है, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन होता है। अगर एग्जामिनर ने पढ़ा तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। लेटर्स हैं, लेटर्स देखने में लगता है कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया और ईजिली हम लिख देंगे और काफ़ी ईजी पोर्शन है, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो निश्चित तौर पे आपको लेटर लिखने में दिक्कत होगा। चूँकि लेटर कई प्रकार के हैं, उनके मॉड्यूल हैं, तो आपको मॉड्यूल ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए आप हिंदी को हल्के में ना लें, क्योंकि हिंदी के नंबर यूपी पीसीएस में जुड़ते हैं। तो हिंदी को सीरियस लें, क्योंकि 1 या 2 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, जैसा कि खुद मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए आप हिंदी को निश्चित तौर पर ध्यान से पढ़ें। इसके लिए पीएन पांडे किताब और 10 साल का पुराना मेंस का पेपर सफिशिएंट है। तो अब हिंदी की भी बात हो गई, एसे की भी बात हो गई, जीएस और ऑप्शनल की भी बात हो गई। तो ये ओवरऑल मेरी किताबें रहीं, स्ट्रेटजी रही पढ़ने की। और एक ओवरऑल फिर से बात कहें तो चूँकि मेंस लिखने का एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आपको निश्चित तौर पे लिखने की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं इसको चिंता छोड़िए, आप पेपर उठाइए, कुछ दिन मेहनत कीजिए, देखिए कि हम हर क्वेश्चन को छू पा रहे कि नहीं पा रहे हैं। हम कुछ दिन में इस चीज़ को डेवलप करें कि हम 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब इस क्षमता को डेवलप कर लेंगे, तब उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट टॉपिक इनमें वैल्यू इनरिचमेंट, डाटा इनरिचमेंट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन पहली प्रैक्टिस ये हो, या आपके अंदर खुद ये विश्वास हो, या आपका पढ़ा लिखा इतना मजबूत हो कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की क्षमता रखते हो। क्योंकि जो कॉपी लिखने के अंतिम के घंटे होते हैं वो बहुत ही हेक्टिक होते हैं, पेपर छूट रहा होता है, जो पॉइंट्स याद हैं वो भूलने लगते हैं, आदमी पैनिक होने लगता है, जिससे अंतिम के 4-5 क्वेश्चन के वो स्तर नहीं होते जो शुरुआत में लिखे होते हैं। कुछ गलतियां होती हैं, कुछ पढ़े टॉपिक मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे हैं हमारे, तो हम लोग उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं और उसको इतना ज़्यादा अच्छा लिखने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर का समय खा जाता है, जो कि अंत में 1-2 क्वेश्चन छूटने की गलती के रूप में सामने आता है। तो यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, पहला नियम कि पेपर बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। 10 से 12 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लिखे हों, 5-6 क्वेश्चन ठीक ठाक लिखे हों, 1-2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे जो बिल्कुल नहीं पता होते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं किताब अच्छे से पढ़ें तो कुछ न कुछ बेसिक 1-2 जानकारी रहती है। जैसे कि एक क्वेश्चन गिद्ध संरक्षण का 2018 में आया था, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो एटलीस्ट मैंने गिद्धों के बारे में, उनकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, भारत और ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडिया में उनकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और हरियाणा में एक परियोजना चालू हुई थी पिंजौर में, तो मैंने उसके बारे में लिख के बोला कि इससे प्रेरणा लेके यूपी गवर्नमेंट ने चलाई हैं। यूपी में प्रदूषण के 2-3 कारण लिख के बताए कि इसकी वजह से गिद्धों की संख्या में प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह पेपर में जो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो नहीं पढ़े हैं, उन्हें भी मैनेज करने की क्षमता आपको करने की ज़रूरत है। तो इस तरह जो है आप पेपर को टैकल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ओवरऑल जो प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें जो पेपर आ रहा है उसको देखिए, उसकी आवश्यकता को समझिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों को ईजी वे में लें, जेनेरिक वे में पढ़ें, बहुत इवेंट बेस ना बने। पर्टिकुलर जैसे योजनाएं हैं वो इवेंट बेस होती हैं, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं कि उसमें आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जेनेरिक क्वेश्चन के आंसर हमेशा जो हैं वो जेनेरिक ही होते हैं, बस उसमें आपके कुछ अच्छे वैल्यू पॉइंट हों। तो ये आपका ओवरऑल पेपर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 100 नंबर का यूपी पीसीएस में कर दिया है। तो अगर आपके मेंस के नंबर अच्छे हैं, अगर मेंस आपने अच्छा लिखा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम नंबर आपको मिलेंगे ही। अगर 15 से 16 क्वेश्चन में आपने 10 से 12 के भी जवाब दिए हैं तो नंबर ठीक ठाक मिलेंगे। 1-2 नहीं दिए हैं या अच्छे दिए हैं तो निश्चित तौर पे आप 60+ नंबर पाएंगे, जैसा खुद मेरे साथ हुआ है। तो ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू अगर नॉर्मल भी गया तो जो आदमी अच्छा करेगा उसके साथ आपके 10 से 12 नंबर से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा। तो आपके मेंस के नंबर अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यू पैनल चूँकि यूपी है, यूपी में आराम से हिंदी में बातचीत होती है, फॉर्मल बातचीत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, डरने की आवश्यकता नहीं है। पैनल में जो बैठे हैं वो आदमी होते हैं, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जाइए, ईजी में अपनी बातचीत स्टार्ट कीजिए और निश्चिंत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, अगली बार फिर से प्रयास करेंगे, फिर से आएंगे। इसलिए इस चीज़ का खौफ निकाल दीजिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे हम नॉर्मल लोगों से बातचीत करते हैं वैसे बातचीत करें,
पैनिक ना हो, आराम से जो वो पूछें उसका जवाब देते जाएं। फंसाने का प्रयास करें तो अगर नहीं पता है तो उनसे उलझिए मत, बहस मत कीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि सर ये बात हमें नहीं पता है। कोई क्वेश्चन का जवाब में अगर नहीं पता है तो ये कहने में कोई बुराई नहीं कि हमें नहीं पता है, लेकिन उनको गलत बताना ये निश्चित तौर पे एक तरीके से हमारे सामने जो आदमी बैठा है जिसके पास इतना बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, उसको बेवकूफ़ बनाने जैसा, तो उसको वो अपमान जैसा है उसके लिए। तो इसलिए इंटरव्यू पैनल के साथ बिल्कुल मत उलझिए, बहस मत कीजिए, जो वो पूछें उसके जवाब सीधे सपाट, कम से कम संक्षिप्त चीज़ों में दें। अगर वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पैनिक करने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल मत होइए, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। इस तरह जो है आप इंटरव्यू को ईज़िली फेस कर सकते हैं। डर निकाल दीजिए, जैसे नॉर्मल आदमी के साथ बातचीत होती है बस इंटरव्यू खुद उसी तरह होता है। तो ये हमारा इंटरव्यू का स्ट्रेटजी हो गया। तो ओवरऑल प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चरण हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो तीनों चरणों को बहुत आसानी से पार करते जाएंगे और सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अगर देखें और एक जेनरिक बात करें, नॉर्मल बात करें कि तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी के लिए सबसे पहले फोकस हो। फोकस से मतलब ये है कि हर वक्त पढ़ने न बैठें। पढ़ते समय तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कहीं घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कहीं नहीं कंसिस्टेंट हमारे दिमाग में ये बात रहे कि फलाना डेट को हमारा ये एग्ज़ाम है, हमने अभी ये सिलेबस नहीं कवर किया है, अभी मैंने ये हिस्सा नहीं पढ़ा है। मतलब कहीं न कहीं कंसिस्टेंट आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। इसे फोकस कहते हैं कि मतलब आपके दिमाग में हर वक्त रहे कि इस डेट में मुझे एग्ज़ाम फॉलो करना है। तो फोकस का मतलब ये है कि आपका एम हर वक्त आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। दूसरी बात, अभ्यास और निरंतरता। अभ्यास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभ्यास की अनुपस्थिति में आप एक्चुअल दिन जो है उस पेपर को नहीं हैंडल कर पाएंगे। निरंतरता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको बहुत ढंग से ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। प्री में मैंने जैसा बताया 150 क्वेश्चन है, 125 अटेम्प्ट करना है, तो 125 अटेम्प्ट करने के लिए पूरा 150 क्वेश्चन का सिलेबस देखा होना चाहिए। वो तभी संभव है जब आप रोज़ पढ़ेंगे। जीएस के 4 पेपर हैं, डाइवर्स है, तो इसके लिए भी जो है आपको आवश्यकता है। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? सिर्फ निरंतरता से आएगी। अगर आप पर डे एक फ़िक्स आवर अपना जो भी आपकी क्षमता के हिसाब से है पढ़ते हैं तो हो जाएगा। निरंतरता होने का दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण क्या है कि आपने 5 से 6 महीने अपने ख़राब कर दिए, अंतिम के 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई की। अब आप सोचिए कि आप 6 महीनों में धीरे धीरे करके जो चीज़ कवर कर सकते हैं उसको आप अंतिम के 1 महीना में करना चाहते हैं, लेकिन उससे इफ़ेक्टिविटी पे आपका असर पड़ेगा। जैसे यूपीपीसीएस है, कुछ लोग रेगुलर जीएस नहीं पढ़ते हैं, पेपर से पहले 1-2 महीना पहले घटना चक्र आती है या अरिहंत आता है, मतलब किसी भी पब्लिकेशन हाउस का एक पूरे साल भर का मॉड्यूल आता है और आदमी उसको पढ़ने बैठता है। अब आदमी सोचता है कि उस 1-1.5 महीने में हम 2 से 3 हज़ार फैक्ट कवर करें। अब वो 2 से 3 हज़ार फैक्ट कंज्यूम करने के चक्कर में सब हौच पौच हो जाता है, कुछ भी कवर नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम के दिन ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आप मंथली जीएस को पहले से ही निपटाते रहें, कोई अच्छी मैगज़ीन जो मंथली आती हो, जो इन्फॉर्मेटिव हो, कोई भी पब्लिकेशन हाउस की हो, उसको लीजिए, पहले से उसको करते रहिए। जब कंपाइल्ड बुक आएगी तो आप देखेंगे कि 70 से 80% जीएस आपका पहले से कवर किया गया है। तो जीएस पे कंसिस्टेंट काम करते रहिए। तो निरंतरता इसी को कहते हैं कि जो चीज़ ईज़िली की जा सकती है, आराम से की जा सकती है, उसको आप इतना मत डिले कीजिए कि वो आगे चल के हेक्टिक बन जाए, उससे निपटाते रहिए। तो ये चीज़ तभी है जब आप निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने फोकस को ना खोएं, अपने ध्येय को हर वक्त अपने दिमाग में रखें, धैर्य बनाए रखें। खुद मैंने जो है धैर्य काफ़ी संभाल के रखा, इस चीज़ का मेरा पर्सनल अनुभव है। तो धैर्य ना खोएं। जीवन में बहुत सारे क्षण आएंगे कि आप टूटेंगे, बिखरेंगे, दोस्त हैं, यार हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, अपना दर्द शेयर कीजिए और उसके बाद अगली सुबह से फिर से लग जाइए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हफ्ते के अंत में इंटरटेनमेंट भी करें, दिन रात पढ़ाई भी ना करें कि उसमें आप एकदम उलझते जाएं, एकदम धंसते जाएं। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के आगे नहीं। जो मौज मस्ती कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि उस लेवल के आगे नहीं जिससे आपका करियर डिस्टर्ब हो। निरंतरता से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और अंत में मैं युगांतर त्रिपाठी आप सभी तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि फ़ोकस के साथ पढ़िए, धैर्य
धैर्य रख के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।